गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज भाग 179। देखिए लगातार टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सेशन, करंट अफेयर, एमसीक्यूज डोज, इसके अलावा स्पेशल फैक्ट क्लासेस और अन्य वरियस कंटेंट आपको दिया जा रहा है आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए। और खासकर जो ये टेस्ट सीरीज मैं आज आपको दे रहा हूँ, हिंदी वाली, जीएस वाले और उत्तराखंड जीके वाले, ये आपका परीक्षाओं में डायरेक्ट आपके क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। ये टेस्ट सीरीज वाला जो सेशन आता है इसको तो आप बिल्कुल स्किप मत करना। हमारे चैनल की यूएसपी ही मैं ये मानता हूँ कि जो टेस्ट सीरीज हम देते हैं, ठीक है, ये वाली। और इसके अलावा देखिए, अगर आपको पेड टेस्ट सीरीज लेनी तो एप्लीकेशन स्टोर पे 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का कोर्स मिल जाएगा आगामी यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है, आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर है। ऐसे एक आपकी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है मॉक सब्जेक्ट की, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कवर कराए गए हैं चैप्टर वाइज। वो भी बाइलिंगुअल है और साथ ही डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है, उसको भी आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यूट्यूब पर ये टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। करंट अफेयर एमसीक्यूज रिवीजन में मैं आपको जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज का रिवीजन करा चुका हूँ। आप करंट अफेयर में उत्तराखंड करंट अफेयर्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी लगातार आपको कंटेंट मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कंटेंट को फॉलो करो और ये एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही आपको यहाँ पर यूट्यूब पर अवेलेबल कराया जाता है। इतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं कि आपको कोई भी क्लास दे दी जाए। जो क्लास आपके काम की होगी, जो एमसीक्यूज आपके काम के होंगे, जो टेस्ट सीरीज करंट अफेयर आपके काम के होंगे, वही यहाँ पे उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आप निश्चित लाभ उठाएं। और साथ ही जो लोग देखिए महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है यूट्यूब, जहाँ पर आपको अच्छे से गाइड भी किया जाता है, आपको क्वालिटी कंटेंट भी जाता है, टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, करंट अफेयर्स भी मिल रहा है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसको फॉलो करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 179, यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन, अंधों में काना राजा के लिए प्रयुक्त कुमाऊनी लोकोक्ति क्या होती है। तो देखिए, अंधों में काना राजा, पहले तो इसका अर्थ समझिए। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होता है, यानी कि मूर्ख या अयोग्यों के बीच में एक अल्प ज्ञानी व्यक्ति भी श्रेष्ठ मानता है खुद को, है ना। मान लीजिए कोई मूर्खों का मोहल्ला है, तो मूर्खों के मोहल्ले में अगर कोई अल्प ज्ञानी आदमी है तो वो भी अल्प ज्ञानी भी खुद को राजा जैसा समझेगा, यानी कि बहुत ही मतलब सर्वे सर्वा समझेगा। अयोग्य लोगों के बीच में कम समझदार आदमी भी खुद को श्रेष्ठ समझता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कुमाऊनी लोकोक्ति जो इसके समान है सेम, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बांझ गौ प्रधान, ठीक है। बांझ गौ, बांझ मतलब बंजर, बांझ का मतलब होता है बंजर, बंजर गांव का प्रधान। अब बंजर गांव होगा जो, उसका प्रधान की कोई वैल्यू होगी बताइए। गांव पहले से बांझा पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं वहां पे, ठीक है, बिखरा हुआ गांव है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है, अंधों में काना राजा यानी कि बांझ गौ प्रधान। ऐसे देखिए, उजय की पूछ, उजय की पूछ जो लोकोक्ति है, इसका अर्थ होता है कर्मठ व्यक्ति की हर जगह पूजा होती है। जो कर्मठ व्यक्ति होता है ना, मेहनती आदमी होता है, हर जगह कर्मठ व्यक्ति पूजा जाता है, पूजनीय होता है, ठीक है। ऐसे ताते खू जलमरु का मतलब है, ताते मतलब गरम गरम खाओ और जीभ जला लो, यानी कि हर काम में जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना, जल्दबाजी या हर काम में अधीरता करना, ये इसका अर्थ हो जाता है, ठीक है। और लास्ट देखिए, भूत पुजाई, भूत पुजाई लोकोक्ति का अर्थ होता है कोई भी काम पूरा न करना, यानी कि आधा अधूरा काम करना, कोई भी टारगेट आधा अधूरा छोड़ देना, ये भूत पुजाई कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दो समानार्थी शब्द होते हैं ना, इनके बीच में हमेशा आपका क्या होता है, कौन सा पुनरुक्ति चिन्ह होता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, योजक चिन्ह कहते हैं इसको, ठीक है। छोटा डैश होता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, ठीक है। योजक चिन्ह मतलब ये छोटा सा डैश होता है, इसको बोलते हैं। जैसे विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है, विलोम में भी यूज होता है, जैसे कि लाभ हानि, लाभ और हानि लिखेंगे हम, देखिए बीच में डैश होता है। ऐसे दिन रात, दिन रात, ठीक है। अब समानार्थी शब्दों की बात करें तो मैं जैसे मैं बोलूं, हम साथ साथ जा रहे थे, साथ साथ चलना, ठीक है। तो ऐसे जो भी शब्द होते हैं इनके बीच में हमेशा ये योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अगर देखिए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो वर्णमाला वाला टॉपिक मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। हिंदी वर्णमाला में जो हमारे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, उसके बाद देखिए हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं इसमें 4, जो कि होते हैं आपके स और ह। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है, ऊष्मा पैदा होते हैं घर्षण से, ठीक है। तो ये आपके कहलाते हैं आपके कौन सा, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए अंतःस्थ व्यंजन भी होते हैं हिंदी में, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, ये सब मैंने आपको करवाया है। हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लासेस देखो यूट्यूब पर फ्री।
और अगर आप ले सकते हो तो हमारा जो पेड कोर्स है हिंदी का, ओनली हिंदी पेड कोर्स, उसको लो। जिसको हिंदी का ए भी नहीं आता, ओ भी नहीं आता ना, उसको पूरी हिंदी अच्छे से समझ में आ जाएगी। उतने सहज और सरल भाषा में कोर्स करवाएगा आपको, ओनली हिंदी कंप्लीट कोर्स। जैक जगदीश वैक की रीस, कुमाऊनी कहावत का अर्थ क्या है? तो जैक जगदीश यानी कि जिसका भगवान है भाई, वैक की रीस, ठीक है, यानी कि जिस पे प्रभु की कृपा है उसको किस बात का डर है, ठीक है। यानी कि प्रभु का हाथ है सिर पे तो भैया कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है, ठीक है। ये कहावत कही जा रही है यहाँ पे। ऑप्शन बी, जैक जगदीश वीक की रीस। रीस का मतलब होता है आपका गुस्सा, ठीक है। अगर देखिए निम्न में से कौन आधुनिक गढ़वाली साहित्य के कवि में शामिल नहीं है? तो मैंने देखिए आपको गढ़वाली साहित्य के बारे में सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लासेस में पढ़ाया था। जो हमारा भाषा वाला टॉपिक आया था वहां पर मैंने आपको बताया था गढ़वाली लोक साहित्य को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। पहला है हमारा आरंभिक काल, दूसरा है हमारा गढ़वाली काल, तीसरा हमारा है सिंह काल, चौथा हमारा पांथरी काल और पांचवा है गढ़वाली आधुनिक काल। तो अगर हम बात करें देखिए आधुनिक गढ़वाली साहित्य में दामोदर प्रसाद थपलियाल जी हैं, बिल्कुल है। घनश्याम रतोड़ी जी इसमें है, गोपेश्वर कोठियाल जी भी हैं। ऑप्शन डी इसमें सत्यनारायण रतोड़ी जी नहीं होंगे। सत्यनारायण रतोड़ी जी का संबंध है गढ़वाली का जो दूसरा काल आया था जिसको हम बोलते हैं गढ़वाली काल। गढ़वाली काल प्रारंभिक काल के बाद गढ़वाली काल आया था, ठीक है। आरंभिक काल में मैंने आपको 3 कवि जो थे उनकी आपका तिकड़ी बताई थी, जिसमें आपका हर्षपुरी थे, हरिकृष्ण दुर्गादंती थे, लीलानंद कोटनाला जी थे। वो आपका त्रिमूर्ति माने जाते हैं प्रारंभिक काल या आरंभिक काल का। दूसरा जब गढ़वाली काल आता है हमारा, जो 1905 में गढ़वाली पत्र शुरू होता है, यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। और इसमें आपका एक कविता छपती है, उठो गढ़वालियों, ठीक है। उठो गढ़वालियों कविता किसकी थी? सत्यनारायण रतोड़ी जी की। तो ये गढ़वाली काल के कवि हैं, ना कि आधुनिक गढ़वाली साहित्य के। अगला देखिए पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उपसर्ग प्रत्यय में आपको कई बार बता चुका हूं, शब्दों के प्रारंभ में जो लगते हैं भाई वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। पुरातन में आपका जो उपसर्ग हो जाएगा पूरा उपसर्ग लगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखिए उत्तराखंड में भोकर या भकोर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो उत्तराखंड में देखिए भोकर या भकोर जो होता है आपका क्या होता है इनमें से दिए गए विकल्पों में? भोकोर या भकोर, ठीक है। तो भोकर या भकोर आपका इनमें से दिए गए विकल्पों में होता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये होता है एक आपका पारंपरिक वाद्य यंत्र, ठीक है, पारंपरिक वाद्य यंत्र है। देव पूजा या किसी समय कुछ अनाउंस करने के लिए ये कांसे या पीतल का बना हुआ होता था, तांबे या कांसे वगैरह का बना होता था इस प्रकार का भगोर। यहाँ से फूंक मारी जाती थी और यहाँ से आवाज निकलती थी इसकी, ठीक है, भगोर की। तो ये ऐसा वाद्य यंत्र होता था। तो ये भोंकर या भगोर कहलाता है। तो ये एक पारंपरिक वाद्य यंत्र, ध्यान रखना। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक शब्द आता है भकार, ठीक है, भकार। भकार जो होता है उत्तराखंड में ये आपका खाद्यान्न के भंडारण के लिए होता है, ऑप्शन सी जो है, ठीक है। भकार जो शब्द है ये खाद्यान्न भंडार, खाद्यान्न भंडारण के लिए, भंडारण के लिए लकड़ी का बक्सा, लकड़ी का बक्सा, ठीक है। तो आज भी देखेंगे, आज भी हमारे घर पे भी रखा हुआ है बकार, मैंने आज भी देखा है इसको। तो जो टिम्बर की लकड़ी होती थी उससे तख्ते बना के, तख्ते के बाद उसको कील से जोड़ के ये बकार बनाया जाता था। और इसमें अलग अलग खाने होते थे, मान लो एक में धान रखा हुआ है, एक तरफ गेहूं रखा हुआ है, कोई तो बड़े बड़े बकार भी होते थे, सिंगल डेकर डबल डेकर बकार भी होते थे, ठीक है। तो ये बकार पुराने समय से ही उत्तराखंड में अनाज भंडारण के लिए प्रचलित था। और भोंकर या भकोर जो है ये आपका तांबे, ये आपका जो मैंने क्या बताया था, तांबे या आपका जो तांबा होता है मेटल, या आपका कांसा, ठीक है, इससे बना हुआ क्या होता है एक वाद्य यंत्र होता है। खासकर ये कॉपर का ही होता है, ज्यादातर कॉपर में बना हुआ होता है। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए वाक्य भेद मैंने आपको बताया, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य हो जाएगा इसमें, ज्यों ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी। ज्यों त्यों शब्द जहां पर होंगे वो मिश्र वाक्य आपको समझना है। इसमें आपका कोई भी संयोजक शब्द नहीं होगा, संयोजक शब्द हमेशा विशेषता है संयुक्त वाक्य की। तो ज्यों ही वो घर से निकला, इसमें एक वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है, 2 क्रियाएं हो रही थी, घर से निकलने की क्रिया हो रही है, फिर वर्षा भी होने लगी, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा।
अगर देखिए निम्न विलोम में सुमेलित नहीं है, एक तरफ विलोम दिए गए हैं, विलोम युग्म दिए गए हैं, एक इसमें सुमेलित नहीं है, जो आपने वो बताना है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देखिए सहोदर, सहोदर मतलब एक ही उदर से, अन्य उदर का मतलब होता है अन्य उदर से, तो ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है, इसमें सहोदर का होता है अन्य उदर। मिथ्या मतलब झूठ, झूठ का सत्य होता है, ये भी सही है। मौन का मतलब चुप रहना, मुखर का मतलब बहुत बोलने वाला। ठीक है, मुखर मतलब बहुत बोलने वाला, ये भी सही है। मैत्री का मतलब होता है आपका, मैत्री का मतलब होता है मित्रता। लागिमा, लगिमा इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, लगिमा का मतलब गरिमा होता है, लगिमा का मतलब गरिमा, मतलब लगिमा का, माफ कीजिएगा, लगिमा का विलोम जो होता है गरिमा होता है, लगिमा गरिमा, ये इसका विलोम है। मैत्री का जो विलोम विलोम हो जाएगा, मित्रता का विलोम क्या हो जाएगा, बैर हो जाएगा। ठीक है, वैर या बैर, बैर करना बोलते हैं ना, बैर कह सकते हैं, या आप शत्रुता कह सकते हैं इसका विलोम, दुश्मनी। चलिए अगला देखिए, देवताओं का उपवन, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, तो देवताओं को उपवन, इसके लिए हमारा जो शब्द प्रयुक्त होता है इसको कहा जाता है नंद कानन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जैसे फूलों की घाटी है ना, उत्तराखंड में फूलों की घाटी को भी नंद कानन कहा जाता है। बोला जाता है कि यहाँ पर देवता निवास करते हैं, फूलों की घाटी चमोली में स्थित है जो खूबसूरत, तो इसको नंद कानन बोला जाता है। इसके अलावा फूलों की घाटी को भूंडार घाटी भी कहा जाता है, भूंडार वैली। ठीक है, भूंडार घाटी। और इसके अलावा फूलों की घाटी में एक नदी बहती है, पुष्पावती, पुष्पावती नदी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी से हम ये इमेजिन करते हैं कि देवताओं का जो वन होता होगा वो भी ऐसा ही होता होगा, देवताओं का जो उपवन है, तो इसीलिए इसको नंद कानन कहा जाता है। अगला देखिए, ज्वाला और जल किस कवि का प्रमुख उपन्यास है, तो ज्वाला और जल नामक जो उपन्यास लिखा है, ये हिंदी में प्रसिद्ध व्यंग्यकार के नाम से पॉपुलर व्यक्ति हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, हरिशंकर परसाई जी। इनको हिंदी में व्यंग्य को विधा दिलाने के लिए जाना जाता है, व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया था इन्होंने। ठीक है, महत्वपूर्ण नाम है, और आपके सामान्य हिंदी कवि परिचय के साहित्यकारों में भी है सूचीबद्ध। अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अर्श से फर्श पर तो आपने कई बार सुना होगा, तो अर्श पर होना मतलब ऊंचाई पर होना, और अमूमन देखा जाता है जो इंसान सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाता, पैसे को हैंडल नहीं कर पाता, वो अर्श से बहुत जल्दी फर्श पे आ जाता है। तो अर्श पर होना मतलब बहुत ऊंचाई पर होना, यानी कि अपने को बहुत बड़ा समझना। ठीक है दोस्तों, हमेशा एक सीख दूंगा, आप दुनिया में कितनी अर्श पर पहुंच जाएं, लेकिन अपने घर के फर्श को, या अपने जो भी आपका जिस जमीन से आप जुड़े हैं उस फर्श को ना भूलें। अगर आप उस फर्श को ना भूलेंगे तो यकीन मानिए हमेशा आप ऊंचाइयों को छूते रहेंगे, अन्यथा मुंह के बल आदमी गिर जाता है। कई लोग सक्सेस को पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, और ऐसा सरकारी नौकरी में भी देखा है मैंने, कुछ ऐसे अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी मिली है पूर्व में, जब अनियमितताएं थी उत्तराखंड में, और आज वो अपने को किसी मुख्यमंत्री या राजा से कम नहीं समझते। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना। सरकारी नौकरी का मतलब है आपको एक तो अपना जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और दूसरा आपको सरकारी नौकरी में जो भी विभाग मिलता है, एक सरकारी सेवक के तौर पे, जनसेवक के तौर पे आपने लोगों का काम करना है। ठीक है, उसके लिए आप ये जॉब कर रहे हैं, तो हमेशा वही आपका मेन पॉइंट होना चाहिए। उसके बदले आपको सैलरी दी जा रही है जिससे आप अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। निम्न में से सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी, शुद्ध वर्तनी बतानी है दिए गए विकल्पों में, कौन सी शुद्ध होगी बताइए। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में अगर ध्यान से देखते हैं तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी इसमें केवल ऑप्शन सी जो है वो शुद्ध है, बाकी तो मुझे लग नहीं रहा शुद्ध है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अरण्य जो है वो शुद्ध है, अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वन या जंगल होता है। आधार नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका आधार, शुद्ध रूप। अज्ञानता, तो अज्ञानता जो है आपका, ठीक है, अज्ञान होता है, वैसे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध माना, अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, अज्ञानता को, वैसे अज्ञानता शुद्ध है, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से इसको अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा के लिए अज्ञान शुद्ध शब्द होता है। अब अज्ञा में जब ता प्रत्यय लगाते हैं तो अज्ञान का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, अज्ञानता कम होता है यूज, तो इसको अशुद्ध माना जाता है, इसलिए अज्ञानता का वैसे शुद्ध रूप अज्ञान होता है। ठीक है, अगम जो है, अगम नहीं होता, अगम का जो शुद्ध रूप है ये हो जाएगा आपका, ठीक है, अगम, अगम का मतलब अगम शुद्ध हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगम शुद्ध है, ये शुद्ध है। अगम का मतलब होता है जहां पहुंचा ना जा सके, तो दो इसमें शुद्ध है, अगम शुद्ध हो जाएगा।
जहां पहुंचना मुश्किल है थोड़ा, जहां पहुंचा ना जा सके उसको अगम कहा जाता है। ठीक है, तो अगम भी इसमें शुद्ध है और अरंग भी शुद्ध है, दोनों शुद्ध है इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखिए, छात्रावास में कौन सी संधि होगी। तो छात्रावास देखिए बहुत सिंपल है, छात्र और वास, आवास। ठीक है, छात्र जहां आवास करते हैं, छात्र जहां पर आवास करेंगे उसको क्या कहेंगे, आपका छात्रावास। और धन आ बराबर क्या हो रहा है, आ हो रहा है, बड़ा बड़ी मात्रा हो रही है, तो दीर्घ संधि। यहाँ पर भी बड़ी मात्रा बनती है, दो जो इच मिलके, तो वहां पर दीर्घ संधि होती है हमेशा। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुने। मुंशी प्रेमचंद को मुंशी दयानारायण निगम ने कहा था, पहला कथन है। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद की याद में 30 पैसे का डाक टिकट 1990 में जारी हुआ था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं है। आयोग की तरह ही देखिए ऑप्शन भी फ्रेम किए गए हैं आपके लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका, देखिए पहला तो इसमें बिल्कुल सही है, दयानारायण निगम ने ही प्रेमचंद को मुंशी की उपाधि दी थी। मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था धनपत श्रीवास्तव था, ये धनपत श्रीवास्तव। ठीक है, वास्तविक बिल्कुल मूल नाम की मैं बात कर रहा हूँ, श्रीवास्तव, ये वास्तविक नाम था इनका। लेकिन ये जो लिखते थे धनपत श्रीवास्तव, नवाब राय के नाम से ही लिखते थे, नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक है, और इनको मुंशी नाम दिया था दयानारायण निगम ने। इनकी याद में भाई क्या हुआ, आपका 30 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था 31 जुलाई 1980 को। इनकी जन्म शताब्दी थी 31 जुलाई 1980 को। 30 पैसे का इनका एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। 90 गलत हो जाएगा, तो केवल कथन एक सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और मुंशी प्रेमचंद को देखिए ध्यान रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, तो हंस पत्रिका, हंस पत्रिका का संपादन किया था। इसके अलावा इन्होंने कानपुर से एक उर्दू की पत्रिका आती थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर से एक उर्दू पत्रिका आती थी जिसका नाम था जमाना। जमाना में भी संपादन का काम किया था नवाब राय ने। ठीक है, याद रखना, छोटे छोटे फैक्ट पूछ ले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अलंकार से क्वेश्चन है। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो देखिए छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, मैंने अलंकार से संबंधित आपको 50 क्वेश्चन कराए थे अभी हाल में हिंदी पीवाईक्यू सेशन में। और मैंने आपको ये भी बोला था कि इन 50 एमसीक्यूज को ही बार बार हर आयोग हर पेपर में रिपीट करते हैं। तो आप उन 50 क्वेश्चन को याद कर लो अलंकार के, और यकीन मानो उससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम जाता है। तो यहाँ पर छाया है माथे पर आशीर्वाद सा में आपका उपमा अलंकार जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, उपमा अलंकार, जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और इसमें देखिए आपका जो सा है ये पहचान है, इसमें देखिए सा जो आया है। ठीक है, इसके अलावा सी, से, सम, सरिस, ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला, तो इस प्रकार के जो हमारे शब्द होंगे ये आपको पंक्तियों में दिखा देंगे। तो यहाँ पर छाया की जो तुलना है वो आशीर्वाद से की गई है, छाया जो है ना इसकी तुलना आशीर्वाद से हुई है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न तद्भव और तत्सम शब्दों में कौन सा सुमिलित नहीं है। एक तरफ आपके तद्भव दिए गए हैं, दूसरी तरफ तत्सम दिए गए हैं, बताना है कौन सा इसमें सही सुमिलित नहीं है। चलिए तो देखेंगे इसमें, अमी का जो तत्सम होता है अमृत होता है, बिल्कुल सही है। अंधा का तत्सम अंध होता है, सही है। अनत का तत्सम जो होता है आपका अनत का अन्यत्र होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगम का तत्सम जो है अज्ञानी नहीं होता। ठीक है, अगम मैंने क्या बोला आपको, जहां पहुंचा ना जा सके, इसका तत्सम होता है अगम्य, अगम का तत्सम होता है अगम्य। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर ले, डी इसमें सुमिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। औपचारिक पत्र के अंतर्गत व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या प्रयुक्त किया जाता है। मान लीजिए मैं कोई व्यवसाय संबंधी पत्र लिख रहा हूं, मैं कोई दुकानदार हूं, मेरे को सामान मंगाना है किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी बड़े व्यापार से, लखनऊ से, कानपुर से या दिल्ली से, तो मेरे को लेटर लिखना है किसी फर्म को। ठीक है, तो उस व्यापार या व्यवसाय संबंधी पत्र है उसमें मैं हमेशा शुरुआत करूंगा किससे, महोदय से। ठीक है, क्योंकि सम्मान देना पड़ता है उसमें भी, तो महोदय से शुरुआत होगी, बी आंसर सही हो जाएगा इसमें। अगर देखिए निम्न पर्यायवाची में सुमेलित नहीं है, तो पर्यायवाची शब्द दिए गए आपको, बताना है इनमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। पर्यायवाची शब्द मेन देखिए, इस पे भी मैंने एक वीडियो देनी है अभी आपको हिंदी पीवाईक्यू सेशन में, देखिए मैं आपको जल्दी टाइम लगे तो दूंगा।
जो भी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू पूछे गए पिछले 5-7 सालों के पेपरों में, जरूरी है ये भी, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला है कमल का कंज जो होता है, बिल्कुल सही है। आंख का प्रेक्षण होता है, सही है। चांदी का पाजी नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। प्रणय का प्रेम होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है इसमें। देखिए यहाँ पर चांदी जो है ना, चांदी के पर्यायवाची जो होते हैं, पाजी नहीं होता। चांदी का पर्यायवाची एक तो रजत होता है, जैसे रजत पदक बोलते हैं, रजत, ठीक है, सिल्वर का रजत। और रूपा, रूपा भी चांदी का पर्यायवाची है। इसके अलावा चांदी का पर्यायवाची होता है रूपक, भी एक चांदी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। यहाँ पर जो पाजी शब्द दिया गया ना, पाजी का मतलब क्या होता है? पाजी का मतलब नीच, दुष्ट या शरारती व्यक्ति होता है। नीच, दुष्ट या शरारती, इसके लिए प्रयुक्त होता है पाजी। तो सी इसमें सुमिलित नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें, ठीक है। तो सही कथन का चयन करना है आपको। नहीं, माफ कीजिएगा, सही नहीं होगा, इसमें असत्य कथन होगा। असत्य कथन का चयन करें। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। गढ़वाली बोली का अधिकांश शब्द रचना खड़ी बोली पर आधारित है। पहला तो बिल्कुल सत्य है। 4 अक्टूबर 2010 को उत्तराखंड हिंदी अकादमी के नाम क्या किया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़कथवाल का नाम जोड़ा गया, ये भी बिल्कुल सही है। कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में मचकुमैया बोली अधिक प्रचलित है, ये भी बिल्कुल सही है। कुमाऊनी बोली का प्रथम भाषा वैज्ञानिक आदि कवि गुमानी पंत या लोकरत्न पंत को माना जाता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें डी जो है आपका, ये फॉल्स है, असत्य है। कुमाऊनी बोली का प्रथम भाषा वैज्ञानिक किसको माना जाता है? तो ये आपका गंगादत्त उप्रेती जी को माना जाता है, गंगादत्त उप्रेती जी को, ठीक है। भाषा वैज्ञानिक कौन है? गंगादत्त उप्रेती जी हैं, कुमाऊनी भाषा के। वहीं जो आदि कवि गुमानी पंत या लोकरत्न पंत हैं, ये कुमाऊनी के पहले कवि माने जाते हैं, कुमाऊनी बोली के पहले कवि, ठीक है, पहले कवि गुमानी पंत, ठीक है। तो डी इसमें देखिए असत्य है, बाकी 3 के 3 सत्य हैं। और अगर इसमें पूछता सही कथन, तो सही कथन में फिर आपका ए बी सी तीनों सही हो जाते हैं, डी इसमें फिर भी असत्य होता है, ठीक है। चलिए, कुमाऊनी भाषा की पहली कवयित्री किसे माना जाता है? मैंने आपको ये भी करवाया था, कुमाऊनी भाषा की पहली कवयित्री कहा जाता है किसको? देवकी मेहरा को। मैंने सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लासेस में आपको कराया था, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट भाग 179, 179 टेस्ट हो चुके हैं इसमें। और मैं आपको लगातार आयोग के पैटर्न पर ही टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, यूट्यूब वाली। तो चाहे यूट्यूब वाली हो, चाहे हमारी जो पेड टेस्ट सीरीज है एप्लीकेशन स्टोर पे, ठीक है। तो आप जरूर लगाइए इन टेस्ट सीरीजों को। और अभी आने वाले समय में जो नई वैकेंसीज आएंगी, उसके आधार पे एक नया बैच शुरू होगा आपके लिए, ठीक है। नए सिरे से उत्तराखंड और हिंदी शुरू की जाएगी। जीएस तो अभी हमने कंप्लीट किया, तो जीएस का लॉन्च करने की आवश्यकता नहीं है। जीएस में हम कुछ क्लासेस अपडेट करेंगे, ठीक है। तो वैकेंसी का वेट है, और आपको बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आने वाले भविष्य में भी मिलने वाली है। और बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सी किताबों से आपको एक बेस्ट जो आयोग जिस पैटर्न पे चल रहा है उसी के आधार पे और ऐसी टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपको क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। चलिए, यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। बाकी आपका कोई भी डाउट, क्वेरी हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।